वेलकम दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं और एजुकेशन पॉइंट टू पॉइंट होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे और बहुत दिन बाद मैं यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। एंड वॉच करते रहो, आप देखते रहो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं। आज मैं पूरे जेनेटिक्स को ख़त्म करूँगी। जेनेटिक्स का जो चैप्टर है हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कि आता है आपका मेंडल्स वगैरह सब कुछ आते हैं। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये चैप्टर जो है कि 12th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और लमसम 12th में तो 7 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बहुत अच्छे से देखते रहिएगा। और बाद में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कभी मैं ऐसा सेशन लूंगी जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो उस सेशन के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल अभी चैप्टर को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेंडल्स की कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। उसकी भी पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच इन विच all types of reaction, all types of study about heredity and variation। हम जेनेटिक्स में सभी टाइप के जितने भी हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड है या वेरिएशन से रिलेटेड है उन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है। अगर ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच वो कहलाते हैं जहाँ पे हम चीजें रखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, मेंडल ने कुछ कैरेक्टर लिए थे और कुछ जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उससे भी पहले कुछ जान जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज अभी भी बोले जाते हैं और पहले भी बोले जाते थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर हम नेक्स्ट बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन थे, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हमारे हो गए मॉर्गन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो उनके जो साइंटिस्ट थे वो हो जाएंगे एग्रॉट वो साइंटिस्ट थे जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर अगर हम बात करते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स की तो उस पर एक्सपेरिमेंट अपना करते थे। तो एग्रॉट जो है वो इसके साइंटिस्ट हैं। तो कभी आए क्वेश्चन तो आप गलत मत टिक करिएगा, हमेशा सही टिक करके आइएगा। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की तो मॉर्गन है, और अगर होल जेनेटिक्स की बात करते हैं, पूरे जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट चले थे वो पूरे 7 ईयर चले थे। अब कब से कब चले थे, तो 1856 से अगर हम बात करते हैं तो 1863 यहाँ से यहाँ तक चले थे, तब तक इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को यूज किया था बायोलॉजी में, क्योंकि वो थे क्या मैथ, अगर हम बात करते हैं तो वो साइंस के स्टूडेंट थे, वो साइंस और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट सारा किस पे किया, बायोलॉजी पे किया। तो सारे के सारे स्टैटिक्स के जो फॉर्मूले थे इस पे यूज करने लगे। तो अगर हम मेंडल की कहानी समझ लेते हैं तो मेंडल की कहानी में क्या था कि उस समय जितने भी लोग हुआ करते थे वो गॉड पे भरोसा करते थे। जो भी चीजें बनी है वो गॉड बनाए हैं और या फिर अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स पे कोई भी भरोसा नहीं करता था, क्योंकि पहले के समय में ये सोचा जाता था कि अगर गंदगी है तो एनिमल जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जेनेटिक्स उसमें इंपॉर्टेंट था, अगर कोई एनिमल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एनिमल से ही होगा। तो ये सारी चीजें मेंडल लेके आए, लेकिन उनके ऊपर कोई भरोसा उस समय नहीं करता था। जनरली ये रहने वाले कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, तो ऑस्ट्रिया में ये रहते थे। आगे जब बात करते हैं तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे, जिसमें कि स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, इतने ये एक्सपेरिमेंट के लिए अपने कैरेक्टर लिया था। इन्होंने सबसे जो प्लांट को सेलेक्ट किया था उस प्लांट का नाम है, अगर हम प्लांट के नाम की बात करते हैं तो स्वीट मटर या स्वीट पी को सेलेक्ट किया था। क्यों किया था, मीठी मटर इसको बोलते हैं। मीठी मटर को क्यों किया था, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बहुत ही जल्दी ग्रो कराया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजी था, क्योंकि हर 3 महीने में अगर कोई प्लांट
ग्रो कर ले रहा है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है, मतलब 1 ईयर में कई बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने सेलेक्ट किया। अब इसमें भी 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया था। अब देखिए इसके भी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या है? तो अगर हम हेरिडिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन लेते हैं तो हेरिडिटी is the phenomenon in which the character transfer from one generation to another generation। अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी, तो हेरिडिटी क्या है? जब एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। जैसे एग्जांपल, अगर किसी की आईज है बहुत ही ऐसी आईज है जो कि खूबसूरत है, तो आप पूछते हो ना कि मम्मी की है कि पापा जैसी दिख रही है, मम्मी जैसी दिख रही है, पापा जैसी, तो मतलब क्या है? हेरिडिटी से आई है। अगर हम हेयर कलर की बात करते हैं तो हेयर कलर भी हेरिडिटी से आया है। कर्ली हेयर या सिंपल हेयर, ये सारी चीजें कहाँ से आई है? पेरेंट्स से आई है। तो ये हेरिडिटी कहलाती है। अब वेरिएशन की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। तो अगर वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? वेरिएशन तो होगा ही होगा। अगर हम एक घर में बच्चों को देखते हैं तो उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा अलग दिखते हैं। अगर बच्चों को ही हम लोग देखते हैं तो अगर कोई सांवला है तो कोई गोरा हो गया, कोई थोड़ा सा खूबसूरत है तो थोड़ा कम खूबसूरत हो गया। ये क्या है? ये जेनेटिक्स ही तो है और ये वेरिएशन ही तो है। तो ये दोनों पार्ट है जेनेटिक्स का। और वेरिएशन भी 2 टाइप्स हो सकता है। एक हो सकता है आपका नेचुरल वेरिएशन, नेचुरल, जिसमें कि आपका आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल के अलावा जो होता है वो आपका जेनेटिकल आ जाएगा। जेनेटिकल तो 2 वेरिएशन हो सकते हैं जनरली। एक जो होता है इन्वायरमेंट कॉज करता है, मतलब आप जैसे इन्वायरमेंट में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गोरखा और बाकी जो मतलब पहाड़ी एरिया की प्रजातियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो स्पीसीज होती हैं वहाँ के लोग जो होते हैं पहाड़ों पे बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये जेनेटिकल है। और इन्वायरमेंटल में अगर हम देखें तो जेनेटिकल नहीं है, ये इन्वायरमेंटल है। और अगर हम जेनेटिकल में बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में वेरिएशन कैसे आ सकता है कि हमारा जो जेनेटिक्स है वो अलग है और जो हमारे पड़ोसी का होगा जेनेटिक्स अलग होगा, तो वहाँ पे क्या कैरेक्टर अलग अलग दिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हेरिडिटरी वेरिएशन। और अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल की अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल क्या होगा? जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मतलब कहीं पे अगर जैसे जम्मू कश्मीर अगर चले जाएं तो वहाँ पे लोग बहुत फेयर कलर होते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम केरला और कर्नाटका चल जाएं तो वहाँ पे नॉर्मल कलर मिलते हैं लोग। तो ये क्या है? ये जेनेटिक्स का ही एक देन है जो कि ऐसा मतलब कलर दिखता है, वो भी किस वे में? आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इतनी सी बात हुई किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। आगे अगर बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर जरा देख लेते हैं। मेंडल ने 2 कैरेक्टर दिए थे। एक था डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कि अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्लास में मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने हैंड को तुरंत रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि वो हमेशा आंसर देने के लिए रेडी हैं, तो वो क्या हो गए? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछूं बेंच के नीचे चले जाए, तो वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपने आप को हाइड कर ले रहे हैं। तो ये भी 2 कैरेक्टर दिए थे, एक दिए थे डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा दिए थे रिसेसिव कैरेक्टर। अब बात कर लेते हैं कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो हमेशा अच्छे कैरेक्टर के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि स्टेम हाइट, तो ये एक कैरेक्टर है जिसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो अगर वो टॉल, कोई भी अगर किसी से पूछे कि तुम लंबे होने चाहते हो या फिर बौने रहना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स सब बोलेंगे कि मैं लंबा होना चाहता हूँ, क्योंकि कौन चाहेगा कि 2 फुट के हो जाए? सभी चाहते हैं टॉल हाइट। तो टॉल हाइट जो हो जाएगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अगर फ्लावर कलर में हम लोग व्हाइट लेते हैं और वायलेट लेते हैं, तो वायलेट क्या है? कलरफुल है और हर किसी को कलर पसंद है, विदाउट कलर कोई नहीं रहता है। तो अगर हम वायलेट लेंगे तो वायलेट क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सियल जो हो जाएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, टर्मिनल हमारा हो जाएगा वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। इनफ्लैंटेड जो हो जाएगा, अगर हम पॉड शेप की बात करते हैं तो पॉड जो होता है वो फलियों को कहा जाता है। जो मटर की फलियां आती हैं, इट मीन्स जब हम जैसे मटर लेते हो आप
ठंडी में, तो मटर जब हम खरीदते हैं तो हम कैसा लेते हैं, हमेशा थोड़े चौड़े वाले मटर लेते हैं, मतलब बड़े हो साइज में, थोड़े चौड़े हो, क्योंकि उसमें मटर के दाने अच्छे होंगे। कोई ऐसा नहीं लेता है जो रस्सी की तरह पतले मटर हो, वैसा कभी भी कोई नहीं खरीदता है। तो ये क्या है, इन्फ्लेटेड जो हो जाएगा वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा पतला सा, कम, जैसे कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है पतला हो, तो वो क्या बोलते हैं इसको, रिसेसिव कैरेक्टर। अब पॉड कलर, यानी कि जो हम फलियां ले रहे हैं उसका कैसा कलर होना चाहिए, तो भाई ग्रीन ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन फलियां लेने जाते हैं हम लोग, ग्रीन पॉड लेते हैं, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव की अगर बात करते हैं तो रिसेसिव में क्या हो जाएगा, येलो। जो सिकुड़े हुए थोड़े सूखे हुए मटर होते हैं उनको हम लोग रिसेसिव बोल देते हैं, क्योंकि वो कोई नहीं खरीदता है। नेक्स्ट अगर हम सीड शेप की बात करते हैं तो मैच्योर फेज की बात कर रहा है। जब फलियां पक जाती हैं और उनको फसल कटने लगती है, तो उस समय की सीड की बात कर रहे हैं। तो सीड हमेशा पका होना चाहिए, तो हम राउंड शेप में लेते हैं। हमेशा जो छोले बनाने की मटर की बात होती है तो हमेशा राउंड कोई लेता है, कोई भी जो होता है कि अगर आप बात करते हैं तो रिंकल्ड कोई नहीं लेता है, झुर्रीदार कोई नहीं खरीदता है। तो जो रिंकल्ड या झुर्रीदार हो गया वो क्या हो गया, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब सीड कलर की अगर बात करते हैं तो येलो, पक्का मटर रहेगा तो येलो ही होना चाहिए, तो वो हमारा हो गया जनरली डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो हो गया ग्रीन वो हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये थोड़ी सी बात की थी किसने, मेंडल्स ने। मेंडल्स लॉ में किया गया था, 7 कैरेक्टर मेंडल ने दिए थे, जो कि ऐसे है स्टेम हाइट, फ्लावर कलर और बाकी ये सब। तो ये आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट की। तो उनका पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड था 2 क्रॉस पे। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है, या आप बोल सकते हो एक प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मतलब मिक्सिंग कराते हैं। कैरेक्टर, द मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड क्रॉस। अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो क्रॉस क्या है, क्रॉस को मिक्सिंग करना ही क्रॉस है। तो क्रॉस की बात करते हैं तो इन्होंने जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट थे वो 2 क्रॉस पे डिपेंड थे। एक था मोनो हाइब्रिड और दूसरा था डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं तो 1 कैरेक्टर, when one character involved in cross is called monohybrid। अगर एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है क्रॉस में, कैसा 1 कैरेक्टर। अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट क्या है, 1 कैरेक्टर है। अगर हाइट की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक जो हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी ये हो जाएगा टॉल और ये हो जाएगा ड्वार्फ। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनरली हम अगर क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड जो प्लांट मिलेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। तो ये जो हो गया वो मोनो हाइब्रिड का एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि हमने एक हाइट लिया है, बस ये हाइट क्या है, 1 कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर है। तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड को समझ लेते हैं। तो डाई हाइब्रिड में हम हमेशा क्या करते हैं कि 2 कैरेक्टर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड और येलो। ये क्या था, सीड का साइज था, और ये क्या है, सीड कलर है। तो जनरली हम 2 कैरेक्टर लेते हैं। अब इसके जो दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसके जो हमारे पास गैमेट बनते हैं वो 4 गैमेट बन सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 गैमेट बनते हैं फन कंडीशन में। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको अगर हम क्रॉस कराने जाएंगे, F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराने जाएंगे, तो हमारे पास जो रेशियो मिलता है वो मिलेगा हमको 9:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है। आप समझ लेते हैं कि फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, इसको भी जान लेते हैं। वर्ड आता है फिनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप बताने के पहले मैं एक वर्ड बोलती हूँ जिसको बोलते हैं फैक्टर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड जीन? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड जीन। तो फैक्टर इज ओल्ड वर्ड विच इज यूज बाय मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। उन्होंने जीन को ही फैक्टर बोल दिया था, लेकिन अब के जो साइंटिस्ट आते हैं या अब जो हम पढ़ते हैं वो जीन बोलते हैं। अब जीन क्या है? जीन एक पॉइंट है,
जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 1 जीन 1 कैरेक्टर। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो जीन क्या है कि आपके क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट है, तो जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिनोटाइप। फिनोटाइप, अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, जब हम बाहर से देख के किसी चीज के बारे में बताते हैं, वो हो जाता है हमारा फिनोटाइप। जैसे एग्जांपल, अगर 5 फुट 9 इंच है कोई, या 5'10" है, 5'11" है, तो हम क्या बोलेंगे? लंबा है, लंबा है, लंबा है, टॉल है, यही बोलोगे। अगर आपको बताया जाए कि जो है कि 6 है, तो भी आप बोलोगे कि लंबा है। ये थोड़ी कोई बोलता है बहुत लंबा है, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है फिनोटाइप का, कि फिनोटाइप मतलब आप बाहर से देख के बता रहे हो कि ये कौन सा कलर है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देते हैं कि अगर मैं किसी को जनरली बहुत ही ब्राउनिश ना होके हल्का ब्राउन कलर अगर हेयर हो, तो हम बोल देते हैं अच्छा ब्लैकिश है। मतलब कि एकदम टोटल ब्लैक भी ब्लैक है, हल्का ब्लैक भी ब्लैक है, हम ऐसा तो कहेंगे नहीं ब्राउन है। तो ये क्या है कि फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब बाहर से यानी मॉर्फोलॉजिकल देख के हम जो कैरेक्टर बताते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप। अब बात आती है जीनोटाइप। जीनोटाइप इज अ जेनेटिक रेशियो। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चर। कैरेक्टर अगर हम बताते हैं जेनेटिक्स को देख के। अब जैसे एग्जांपल है कि किसी को देख के मैं बोल दूं अच्छा बीमार है, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप देख के बता रही हूँ मैं, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसको देख के बता रही हूँ। लेकिन अगर उसको अगर हम लोग वाले जेनेटिक्स, तो उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बाई जेनेटिकल हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी को जेनेटिकल देख के बता रहे हैं कि क्या है, जैसे एग्जाम्पल में मैं समझा दे रही हूँ, यहाँ पे देखते रहो। अब कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आगे जब हम बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सेल्फिंग करा दिए। अब हमको जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड मिलेगा स्मॉल टी। अब अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो हम हाइब्रिड प्लांट को भी यही बोलेंगे कि टॉल है, कैपिटल टी टॉल है, तो हम इसको भी बोलेंगे टॉल है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे, दो ही कंडीशन है हमारे पास, या तो टॉल या तो डॉर्फ। हम अगर फिनोटिपिक बोलेंगे तो हमारे पास हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो हमारे पास 3:1, 3 हमारे पास लंबे हैं, टॉल है, और 1 हमारे पास ड्वार्फ है यानी बौना है। लेकिन अगर जहां पे हम बात कर देंगे जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप हमारे पास क्या हो जाएगा? 1:2:1, यानी हमारे पास 1 लंबा है, 2 हाइब्रिड हैं और 1 हमारे पास बौना यानी ड्वार्फ है। तो अगर हम ये बात करते हैं तो ये हो गया जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर लेते हैं। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस की बात करते हैं जब हमारे पास जीन का जो पेयर है वो मतलब एलील्स जो हैं वो हमारे पास एक जैसे हैं, मतलब कैपिटल टी ये दोनों एक जैसे हैं। गैमेट जो होंगे, जो अगर हम जीन बोलते हैं तो जीन जो हमारे पास सेम होते हैं, एलील्स जो होंगे उनके गैमेट सेम होंगे, तो हम इसको बोल देते हैं होमो मतलब सेम, एंड जाइगोट मतलब होता है गैमेट। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो टी दिख रहा है ये 2n कंडीशन हो गई, और इसको जाइगोट भी बोल सकते हैं, तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये गैमेट अलग अलग है, इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो ये आप जानते रहो, क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ना है तो ये सब कॉमन वर्ड है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस एंड सेकेंड बैक क्रॉस। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस की, तो अगर हम बैक क्रॉस की बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। अगर हम बैक क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक क्रॉस की बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये F1 जनरेशन है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर जो हाइब्रिड मिलता है फर्स्ट जनरेशन में उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम किसी से भी क्रॉस करा सकते हैं, या तो आप कैपिटल टी से कर दो,
या तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब बोथ पेरेंट कैपेबल होते हैं इसके साथ क्रॉस करने के लिए F1 जनरेशन के साथ। तो व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव इज कॉल्ड बैक क्रॉस, या आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद डोमिनेंट आइदर डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, ये बोल सकते हैं। मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के साथ क्रॉस कर ले उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। 50-50 का रेशियो आता है, हमेशा 50% का रेशियो आता है इसमें। नेक्स्ट अगर टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है क्रॉस, हमेशा जो है कि रिसेसिव कर सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें नहीं करता है। और ये जनरली हम लोग टेस्ट करने के लिए करते हैं कि क्या था बैक में, पीछे जाके अगर देखें तो बैक क्रॉस होता है, और टेस्ट क्रॉस में हम लोग रीचेक करते हैं कि कैसा इसका रेशियो आता है। चूंकि पहले ही बताया मैंने कि मेंडल जो थे स्टैटिक्स का फुल यूज किए थे जेनेटिक्स में, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें स्टैटिक्स में आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स की बात कर लेते हैं या जीन्स की बात कर लेते हैं। पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा बात कर लेते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, और लास्ट बात करेंगे हम मल्टीपल एलील्स की। तो अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहली बात तो दोनों के दोनों कौन से रिएक्शन है, एलीलिक क्रॉस या रिएक्शन है, ठीक है, इसमें एलील ही काम आते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो मिराबिलिस जलापा एक एग्जांपल है जो कि हम लोग जनरली उसमें देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और अगर हम बात करते हैं व्हेन डोमिनेंट एलील और फॉर्मेट ऑफ जीन नॉट कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव, रिसेसिव के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क अगर नहीं ढक नहीं पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं कि रिसेसिव मतलब क्या है, अगर रेड फ्लावर विद व्हाइट फ्लावर अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं और हमें व्हाइट फ्लावर मिलता है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या पिंक फ्लावर मिलता है तो वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव के कैरेक्टर को ढक नहीं पाया, मतलब वो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारा जनरली हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो एलीलिक रिएक्शन तो ये भी है, F1 जनरेशन रिजेंबल विथ बोथ पेरेंट्स, रिजेंबल विथ बोथ पेरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम क्रॉस कराते थे, जैसे कैपिटल एग्जांपल बताते हैं, रेड फ्लावर क्रॉस विद व्हाइट, और हमारे पास अगर एग्जांपल में व्हाइट ही मिल गया तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गए भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसेसिव को छिपा नहीं पाया, ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। अगर यहीं पे रेड विथ व्हाइट आ जाए और ये पिंकिश व्हाइट आए, मतलब कि ये कलर जो है पिंक ज्यादा और व्हाइट कम आए, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डोमिनेंस शो होता है। ये तो होगी थोड़ी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मल्टीपल एलील की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि इस क्लास में मैं जेनेटिक्स को थोड़ा खत्म करूंगी तो करूंगी, आप बस वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील की बात करते हैं तो जब अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 जीन, अगर एक साथ 2 से ज्यादा जीन एक जगह पे रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील। फॉर एग्जांपल में अगर हम बोले तो ABO ब्लड ग्रुप। अब ABO ब्लड ग्रुप में क्या है कि आप देखोगे A भी है, B भी है, O भी है, 3 टाइप के आपको यहाँ पे एलील दिख रहे हैं। तो जनरली हम इसको अगर गैमेटोफिटिक कंडीशन में देखें तो 1 एलील दिखता है, इंडिविजुअल अगर देखें तो 2 दिखता है, और अगर हम पॉपुलेशन मोर देन 2 दिखता है, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मोर देन 2 दिखता है। तो अगर हम इसकी अगर एक कंडीशन बनाएं, एलीलिक कंडीशन बनाएं तो IA, IB और IO कंडीशन बनेगी। तो ये हो गई बात मल्टीपल एलील की। अब हम बात कर लेते हैं मेंडल्स के लॉ की बात कर लेते हैं।
देखो भाई, सबसे पहले बात तो ये समझ जाइए आप लोग कि फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करता होगा और जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को हाइड कर लेता होगा। तो व्हेन इन क्रॉस only dominant character are shows itself and recessive less recessive are hide itself। अगर बात करते हैं सिर्फ डोमिनेंट अपने आप को शो करे और रिसेसिव अपने आप को छिपा लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से ही लग रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस अपने आप को दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आता है हमारे पास आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड में तो इसको टॉल ही बोलते हैं, ना कि डॉट बोलते हैं। मतलब इसके पास क्या है, इसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, तभी तो इसको टॉल बोला, नहीं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, बोना बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड को भी हम फिनोटिपिक रेशियो में क्या बोल रहे हैं, लंबा बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई नहीं है, आप तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो भी लिख लो और नहीं लिखना चाहो तो आगे आप बुक से भी पढ़ सकते हो। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेट ओनली वन ट्रेट आर शोज इटसेल्फ एंड लेस आर हाइड इटसेल्फ। अगर अपने आप को, सिंपल सी बात है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक अपने आप को पूरी तरह छिपा लेता है और दूसरा जो है कि अपने आप को शो कर रहा है, मतलब डोमिनेंट शो हो रहा है, रिसेसिव छिप जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो इसको लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इस लॉ की बात करते हैं तो ईच इंडिविजुअल दैट इज डिप्लॉयड, जितने भी इंडिविजुअल होंगे क्या होंगे, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है, 2n की कंडीशन होती है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो द टू मेंबर ऑफ जीन आर सेग्रीगेटेड ऑन द टाइम या फिर सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल बोला है कि टू मेम्ब्रेन ऑफ जीन, जीन जो होंगे, जो दो मेंबर होंगे जीन के, वो उस टाइम पे अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट फॉर्म होता है। तो जनरली हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि एग्जांपल में 2n है तो यहाँ पे जाइगोटिक कंडीशन है 4n हो जाएगा एंड देन अगेन क्या हो जाएगा 2n एंड 2n। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी ये अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं और जनरली हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे माइटोसिस एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस। ये कंडीशन जो होती है इस कंडीशन को हम लोग जनरली बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही है कि जब गैमेट फॉर्म होने लगे तो जीन जो हो अपने आप सेग्रीगेट कर ले अपने आप को, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, दो पेयर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, टू पेयर। इसमें क्या कराते हैं, टू पेयर के बीच में हम लोग क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जब हम दो को सेग्रीगेट कराते हैं, मतलब मिक्स कराते हैं, तो वहां पे जो एक कैरेक्टर होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे टू पेयर लिए हैं तो दो कैरेक्टर लेंगे। अब दो कैरेक्टर में से जो एक कैरेक्टर होगा वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा दूसरे से, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो मतलब एक जो लॉ है इसका सिंपल सा फंडा है कि जब हम सेग्रीगेट के थ्रू दो जीन लेते हैं, जहां पे दो कैरेक्टर लेते हैं, तो एक कैरेक्टर पूरी तरह इंडिपेंडेंसी शो करेगा। तो अगर आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। ये किस पे बेस करता है, F2 जनरेशन।
इसकी बात करते हैं तो F2 जनरेशन पर बेस्ड होता है। एवरी कैरेक्टर, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो पेरेंट रेशियो 50%, पेरेंट रेशियो 50%। तो ये हो गई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल सी बात है, फिर से गिन लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, रिसेसिव अपने आप को हाइड कर लेता है। सेकंड, अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो इसमें गैमेटिक प्योरिटी की भी बात हुई है भाई। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होने लगता है तो जीन अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है, सिंपल सा फंडा। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दो कैरेक्टर को जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो वहां पे एक कैरेक्टर खुद से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये है 3 लॉ, सिंपल से लॉ थे, इनको समझना बस मुश्किल होता है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं भाई कि लिंकेज क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो लिंकेज में सम क्रोमोसोम, अगर हम बात करते हैं लिंकेज की तो लिंक जीन होते हैं। सम जो मतलब कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो लिंक्ड होंगे, लेकिन टाइटली लिंक नहीं होते, मतलब ये टूट भी सकते हैं। ये जो लिंकेज है, लिंकेज मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी चीज को लिंकअप करना। तो ये कैरेक्टर को लिंक करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह मिक्स कर देता है। लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो टाइटली लिंक्ड होता है। मतलब अगर दो कैरेक्टर लिए हैं व्हाइट एंड रेड, अगर एग्जांपल लेते हैं रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको पिंक फ्लावर मिलता है। तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंक जीन की, तो यहाँ पे अगर लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज ऐसा नहीं होता है। एक क्रोमोसोम पे अगर सिंपली दो कैरेक्टर पॉसिबल है तो ये भी लिंकेज है, लिंकेज शो करता है, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है रिकॉम्बिनेशन में। बस इतना सा अंतर होता है। और रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के, डिस्टेंस बिटवीन जीन। ये क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन के। तो ये थोड़ी सी बात हो गई रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज की। और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो इसको जनरली हम बोलते हैं लिंकेज यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, कि डिटरमाइन करते हैं कि जीन की पोजीशन क्या है। अब लास्ट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम जनरली उसी में करते हैं, और बाकी एनिमल्स में भी पॉसिबल है, सब में पॉसिबल है, लेकिन हम जनरली सेक्स डिटर्मिनेशन का यूज कहाँ करते हैं, ह्यूमन बींग्स में करते हैं। अब अगर इसमें सबसे पहले जान जाते हैं कि हम लोग के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है कि ऑटोसोम्स हैं। अब अगर एक पेयर है लास्ट वाला, जो कि हम लोग बोलते हैं 23 पेयर, यानी 23वां जोड़ा जो है, 1 to 22 लिख दे भाई, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 1 से लेके 22 जोड़े तक जितने भी हैं क्रोमोसोम उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 23वां है यानी कि 23 पेयर, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जनरली ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे बाकी कैरेक्टर के लिए, यानी कि आपकी जो हेयर कलर है, हाइट है, जो भी है, ये सारी चीजें डिपेंड होती है 22 पेयर ऑफ जीन पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्स की, यानी कि गर्ल है या बॉय, ये डिपेंड करता है 23 पेयर पे। यानी अगर XX है तो दिस इज गर्ल एंड XY है तो बॉय, बिकॉज ये जो X है और Y है यही गैमेट शो करता है कि मेल है या फीमेल। तो ये हो गई थोड़ी सी बात सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब अगर बात करते हैं लास्ट सेक्स लिंकेज की, तो वो जनरली होता है जीन प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। और अगर हम कभी क्लास लेते हैं तो सेक्स लिंकेज में जो डिजीज आते हैं, इट मीन्स टू रिलेटेड टू सिंड्रोमिक डिजीज, उन सबको हम लोग लाइन से पढ़ेंगे जब डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हम लोग के साथ हमेशा ऐसे बने रहिए। मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगी और
ये कोशिश करूंगी कि और सारे सब्जेक्ट भी जुड़ पाए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।